हाँ जी क्लास, एमएससी सेमेस्टर थर्ड। मैं आज आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। आपके पेपर का नेम है कंटेनर मैकेनिक्स। क्या नेम है आपके पेपर का? कंटेनर मैकेनिक्स। कंटेनर मैकेनिक्स का पेपर आपको मैं शुरू करवा रही हूँ आज आपकी क्लास में। फर्स्ट लेक्चर है क्लास का कंटेनर मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले देखो, कंटेनर मैकेनिक्स का पेपर मतलब ये है क्या? कंटेनर मैकेनिक्स का मतलब होता है सतत यांत्रिकी। ठीक है, कंटिन्यू आपने चैप्टर किया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? सतत, कोई भी चीज चल रही है वो मतलब कंटिन्यू चल रही है। और कंटेनर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया? यांत्रिकी। ठीक है, तो वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट है, मतलब फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स यांत्रिकी, लेकिन अब इसमें मैथ्स में क्यों यूज हो रही है वो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मान लो हम इस कमरे में हैं या इस कमरे में खड़े हैं या इस कमरे में बहुत सारे पार्टिकुलर्स हैं, है ना? तो वो जो कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनका जो वो जो गति कर रहे हैं, उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है या किसी भी तरह का कोई हवा का फोर्स लग रहा है या वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या उनमें कोई भी मतलब की गति विकृत गति हो रही है, विकृत गति हो रही है, तो उसका अध्ययन हम इस ब्रांच में करते हैं। मैथ्स में कंटेनर मैकेनिक्स की इस ब्रांच में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब एक कण अपनी दिशा बदलता है या अपना स्थान बदलता है या अपना आकार बदलता है या अपना मतलब कि भार बदलता है, ठीक है, या तनाव में आता है कोई भी कण, जब उसके ऊपर एक बल पड़ता है तो उसके जो भौतिक गुण हैं वो बदलते हैं और वो किस तरीके से बदल रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं हम इस चैप्टर में। और उसका अध्ययन करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है ना? एक 3D प्लेन में कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 3 डायरेक्शंस होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, 3D प्लेन में। ये बोर्ड 2D प्लेन है तो इसके 2 ही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। लेकिन इस कमरे में कोई एक कण घूम रहा है हवा में तो वो 3D डायरेक्शंस में होगा, तो आप सबको पता है। लेकिन कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर हम एक कण के जिस भी मतलब निर्देशांक का या जिस एक कण की 3 दिशाओं का अध्ययन करेंगे तो वो कैसे किस तरीके से उस वेक्टर्स को लेंगे, इंडेक्स नोटेशन से लेंगे। आपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में एक पेपर किया था टेंसर एनालिसिस, तो एक कण की जो दिशाएं हैं उसको इंडेक्स नोटेशन है वो हम किस तरीके से लेंगे? टेंसर के अंदर उसका अध्ययन करेंगे, मतलब टेंसर्स के इंडेक्स नोटेशन को लेंगे हम। जैसे एक कण की कोई भी डायरेक्शंस लेते हैं एक्स, वाई और जेड, तो अब इसमें क्या लेंगे हम? y1, y2, y3। ठीक है, y1, y2, y3 उसके कंपोनेंट, और उसके डायरेक्शंस क्या लेंगे? e1, e2, e3 करके लेंगे। तो ये टेंसर की नोटेशंस, इंडेक्स नोटेशन का यूज करेंगे कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर। इसलिए उनकी गति को मतलब इजी बनाने के लिए, जब वो कण हिल रहा है या कुछ गति कर रहा है या अपना भार बदल रहा है या उसके ऊपर बल पड़ रहा है या उसके ऊपर तनाव चल रहा है किसी भी तरह का, तो उसके भौतिक गुणों का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? मैथ्स के अंदर करते हैं। वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट है मैकेनिक्स, मैथ्स के अंदर इसलिए आया है क्योंकि टेंसर की मदद ली जा रही है, वेक्टर्स की मदद ली जा रही है। ठीक है, स्केलर्स है, वेक्टर्स है, ये सारे किसके पार्ट है? मैथ्स के पार्ट है। इसलिए कंटेनर मैकेनिक्स नाम का जो ये पेपर है वो एमएससी मैथ्स के आपके अंदर आया हुआ है। इसलिए हम इस एमएससी में ये कंटेनर मैकेनिक्स के लिए वेक्टर्स इंडेक्स नोटेशन का अध्ययन करेंगे। देखो ऊपर लिखा भी हुआ है वेक्टर एंड कार्टेशियन टेंसर, लिखा हुआ है ना टेंसर, क्योंकि इस पेपर में जो भी एक कण लेंगे उसकी जो इंडेक्स नोटेशन लेंगे वो कैसी लेंगे? टेंसर्स के लिए लेंगे। मतलब टेंसर के अंदर जो हम लेते थे, हम टेंसर्स के अंदर एक्स, वाई, जेड लेते थे या y1, y2, y3 लेते थे? हम क्या लेते थे? y1, y2, y3 लेते थे, x1, x2, x3 लेते थे, यही लेते थे टेंसर के अंदर, आप करके आए हो, है ना? और उसकी डायरेक्शंस e1, e2, e3 भी लेते थे। तो मैंने कुछ एक बेसिक सा टॉपिक लिख रखा है आपके बोर्ड पे, वो पढ़ते हैं, वेक्टर एंड कार्टेशियन टेंसर। ठीक है, अब देखो, लेट अस टेक यूनिट वेक्टर्स e1, e2, e3 रेफर टू द कार्टेशियन एक्सिस y इन द y1, y2, y3 डायरेक्शंस। ये क्या है? इनकी डायरेक्शंस है, x, y, z इसकी डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन हम टेंसर कार्टेशियन में कर रहे हैं तो y1, y2, y3 डायरेक्शंस लेंगे। ठीक है,
यूजिंग द क्लासिकल वेक्टर नोटेशन एनी वेक्टर सच एज ए, कोई भी वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, सिचुएटेड एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, और वो इस कमरे में है, कोई भी वेक्टर ए है इस कमरे में कोई भी पॉइंट पी के ऊपर सिचुएटेड है, स्पेस कैन बी रिटन एज, तो ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3, ये हमने टेंसर में पढ़ा था। a1 a2 a3 क्या है, ये a के कंपोनेंट्स हैं, क्या है, ये a के कंपोनेंट्स हैं, a1 a2 a3 कंपोनेंट्स है, e1 e2 e3 क्या है, इसकी डायरेक्शंस है जो xyz से हमें शो करते हैं, ठीक है, तो वेयर a1 a2 a3 आर रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शंस ऑफ y1 y2 y3 रिस्पेक्टिवली या e1 e2 e3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो ये क्या है, एक कमरे में कोई भी एक वेक्टर है a और वो किसी भी पॉइंट p के ऊपर सिचुएटेड है, तो उस वेक्टर को हम a इज इक्वल टू a1 e1 प्लस a2 e3 से लिख सकते हैं, ठीक है, तो a1 a2 a3 आर रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शंस y1 y2 y3 रिस्पेक्टिवली। और भी इस बात का मतलब ध्यान रखते हैं कि एक कण जो है वो एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं उस चीज का भी अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है, एक कण दूसरे कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में गया, ठीक है, अब मान लो ये कोई वेक्टर है ए, ये इस कमरे में घूम रहा है, ये पी पॉइंट के ऊपर बैठा है, ठीक है, और ये कार्टेशियन एक्सिस में है y1 y2 y3 है ना, e1 e2 e3 इसकी डायरेक्शंस हैं, और इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, a1 a2 a3, यानी a1 e1 की डायरेक्शंस में, a2 e2 की डायरेक्शंस में और a3 e3 की डायरेक्शंस में। ये है इसका मतलब, एक वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे और लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इधर देखो, अब थोड़ा सा हमने बात की थी सबसे पहले वेक्टर की, एक एग्जांपल ले लेते हैं। The vector A show in the figure can be specified by its magnitude A and directions cosines, ठीक है, तो एक स्पेस पे कार्टेशियन ले लिया हमने y1 y2 y3, स्पेस में एक वेक्टर ले लिया A, ठीक है, इसको जब हमने ओरिजिन से मिलाया तो ये θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, a1 है ना। अगर हम इस यहां से लेंगे, मतलब पहले तो मैं a1 का करके दिखा रही हूँ, यहां से लेंगे मतलब y2 से लेंगे ओरिजिन से, तो y2 से θ2 एंगल बनाएगा, y3 से θ3 एंगल बनाएगा। पहले हम इसका देखते हैं, ये डिस्टेंस है a1, ये डिस्टेंस होगी a2, ये डिस्टेंस होगी a3, ठीक है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ले ली a1, ये y1 के कार्टेशियन के अंदर है, ये a वेक्टर है। सबसे पहले अब देखो कोसाइंस लेते हैं, cos θ1, ठीक है, cos θ1 क्या होता है, आधार बटे करण, आधार क्या है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी a1, और जो करण क्या होता है वो इसका स्क्वायर होता है ना, इसका और इसका स्क्वायर होता है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया दोनों चीजों का, तो हम इसको मॉडुलस ऑफ a में लिख दिया पूरे में, ठीक है, तो a1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 cos θ1, इसको मैंने नेम दे दिया स्मॉल a1, तो a1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 आ गया। इस तरीके से सारा डायग्राम भी बनाएंगे, इसका देख के लिख दिया, a2 इज इक्वल टू मोड ऑफ a2 cos θ2, a1 a2, a3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a cos θ3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a3, ठीक है, इट मींस a1 का मान cos θ1 के बराबर लिया, a2 का मान cos θ2 के बराबर लिया, a3 का मान cos θ3 के बराबर लिया, ठीक है। नाउ इफ कंपोनेंट a1 a2 a3 आर नोन, a के कंपोनेंट है a तो इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, किसी भी चीज के कंपोनेंट होते हैं तो उसको हम उसकी स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट में मान लिखते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 नीचे यहाँ पे देखो, a1 नीचे ये देखिए a1 ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मान क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a2 का मान a2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने निकालने हैं। ये क्यों निकालने हैं, इफ कंपोनेंट्स ऑफ a1 a2 a3 आर नोन एज वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस कार्टेशियन कंपोनेंट a1 a2 a3, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शंस कार्टेशियन कंपोनेंट्स के a1 a2 a3 की डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले पहले हमने निकाल के दिखाए हैं आप लोगों को, ताकि ये फॉर्मूले हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर सकें, बेसिक है ना, तो इसलिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ai से, कैसे, और i का मान कितने तक होगा, 1 2 3 तक, a1 का मान निकालिए, a2 का मान निकालिए, a3 का मान निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, ठीक है।
ये क्या है, डायरेक्शंस कोसाइंस है, ये A1 A2 A3। यहाँ देखिए डायरेक्शंस कोसाइन A1 A2 A3 A1 A2 A3। डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं जब हमें A1 A2 A3 के मान पता हो। A1 का ऊपर रख लीजिए, तीनों का स्क्वायर कर लीजिए, ये A1 आ जाएगा यानी कि cos थीटा 1 आ जाएगा, ये cos थीटा 2 आ जाएगा, ये cos थीटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी डायरेक्शंस निकाली है हमने।